चलिए नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर बात करते हैं क्लास 10th के यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करेंगे। छोटी छोटी बातों इस पर चर्चा करेंगे, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, इस पर चलते हैं, आगे देखते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, राष्ट्रवाद, पहले राष्ट्रवाद होता क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वहन करती है। कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक के मतलब है कि निश्चित क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए हम किसी जिला में रहते हैं तो जिला के अपने एक गर्व करते हैं कि हम इस जिला में रहते हैं। कहता है सांस्कृतिक मतलब किसी धर्म से, समुदाय से जब कोई लोग आता है तो अपने धर्म और समुदाय के लिए ज्यादातर आकर्षित होते हैं कि नहीं हमारे धर्म अच्छा है तो ये वगैरह, वो भी एक हो गया। सामाजिक, अगर हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को हम बड़ाई करते हैं कि मेरा समाज ऐसा है, तुमसे अच्छा मेरा समाज होता है। रहने वाले परिवेश में लोगों की एकता का वहन करते, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। आगे देखते हैं। अर्थात राष्ट्रवाद लोगों को किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान से मैच हो रहा है, उस समय भारत जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। अगर भारत इंग्लैंड से होते रहता है तो हम फिर भारत जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं। अगर भारत और श्रीलंका से होता है तो हम फिर भारत की बात करते ही हैं, भारत की जयकार करते हैं। हम अगर जो देश की बात करेंगे, अगर बिहार को किसी दूसरे झारखंड से होते रहता है तो उसके हम बिहार को नाम लेते रहेंगे, बिहार। तो एकता यही कहता है कि राष्ट्रवाद लोगों किसी समूह की उस आस्था का नाम होता है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातिया या जातिवाद, संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। वो अपने आप को एकजुट मानते हैं, उसी को बोलते हैं हम राष्ट्रवाद। आगे देखते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। कहता है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने के सिद्धांत को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब राष्ट्रवाद का अर्थ है कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, अपने राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हो जाए, अपने राष्ट्र के प्रति हम समर्पित होता है, उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद, उसी को कहते हैं राष्ट्रवाद। उसी को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। आगे देखते हैं। अर्थात अपने राष्ट्रों के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपने राष्ट्रों के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं, उसको राष्ट्रवाद की जाना नहीं जाता है। आगे देखते हैं। बीजारोपण कह रहा है कि इस राष्ट्रवाद का बीजारोपण जो हुआ कब हुआ। कह रहा है कि राष्ट्रवाद, एक सेकेंड, देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही, यानी 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था। मतलब कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना जो जगा, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आया, वो कब से आया लोगों में। तो कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। यूरोप में पुनर्जागरण के ही काल से हो चुका था। वो कब काल था? 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच से ही हो चुका था। परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति नियत रूप में प्रकट हुआ। जैसे यह ऐसा नहीं है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले से ही राष्ट्रवाद का ऑलरेडी चर्चा चल रही थी, लेकिन यह राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के समय यह सबसे ज्यादा विकट रूप ले लिया। यह राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे विकट रूप ले लिया। उस समय लोगों में एकदम जाग गया कि हाँ राष्ट्रवाद होता क्या है। लोगों को भावना इस चीज को अपने आप में उभर चुका है कि राष्ट्रवाद होता है क्या है। कब? जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तब। आगे देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति और उसके नेपोलियन के आक्रमण से ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे अब ये भी स्पष्ट है कि राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले था बट वैसा कुछ नहीं था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो इसको बहुत ज्यादा, इसको कहना कि
आग जलते हुए आगों में पेट्रोल छिटने का काम किया, यानी सबसे ज्यादा उत्पन्न हुआ फ्रांसीसी क्रांति के समय राष्ट्रवाद। उसके बाद कहता है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी राजक्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण के महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये राष्ट्रवाद का ही, यानी स्पष्ट कह रहा है कि राष्ट्रवाद का ही देन है कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राजक्रांति और उसके नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रवाद में एक फ्रांसीसी क्रांति तो योगदान दिया ही दिया, उससे बात कर रहा है कि नेपोलियन के आक्रमण भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आगे कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने, देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अविभाज्य वर्गीय, यानी कि स्पष्ट करा है कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय, मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो मतलब एक स्पष्ट हो चुका है कि राष्ट्रवाद का उदय पहले से ही था, बट फ्रांसीसी क्रांति के बाद ज्यादा लोगों में दिखने लगा। लेकिन क्या करा, फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को क्या दिया, अभिजातीय वर्गों जैसे उच्च वर्ग निम्न वर्ग, यानी देखिएगा कह रहा है ऐसे उच्च वर्गों को जिनमें जमींदारी, नवाब, महाजन और रईस लोग होते हैं, परिवेश से बाहर कर उसे कथी अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। कौन सा क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। फिर से समझेंगे इस पॉइंट को। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद उदय हुआ। इसमें कह क्या रहा है, ऐसे देखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीतिकों को अभिजातीय वर्गीय, मतलब अभिजातीय वर्गीय का मतलब क्या हुआ कि वैसे उच्चतम लोगों का वर्ग जिनमें जमींदार, नवाब, महाजन और रईस लोग होते थे, उनको परिवेश से बाहर कर दिया। उनको परिवेश से क्या कर दिया? बाहर, एक समाज से अलग हटा दिया गया, है ना, जिसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। किसको? ऊंचे वर्ग को। कौन सी क्रांति ने? फ्रांसीसी क्रांति ने। आगे देखते हैं। अब वियना कांग्रेस क्या है? अब पॉइंट पर पॉइंट हम लोग चलते हैं, पॉइंट पर विचार करेंगे, देखेंगे। और इसमें कह रहा है कि वियना कांग्रेस क्या है। इसमें कह रहा है कि वियना कांग्रेस क्या है? कह रहा है कि यूरोप के देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। यूरोप के देशों के राजदूतों क्या होता है कि प्रत्येक देश का एक व्यक्ति दूसरे देश में रहता है, अपना उसका कार्यभार दिखता करता है, उसी को हम लोग राजदूत कहते हैं। ठीक है। एक सम्मेलन था जिसमें सितंबर 18 से 14 जून 1885 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। वियना कांग्रेस यूरोप देशों का राजदूत का एक सम्मेलन था। वियना कांग्रेस जो था, यूरोप देशों के राजदूत का एक सम्मेलन था। यूरोप देशों का जितना राजदूत था, सबका एक सम्मेलन था। वह सम्मेलन सितंबर 18 से 14 जून 1885 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया था। उसी को कहते हैं वियना कांग्रेस। कहते हैं वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस का मतलब हुआ, वियना कांग्रेस का मतलब हुआ कि यूरोप देशों का जितना राजदूत था, सबका एक सम्मेलन किया गया था। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, वियना कांग्रेस का मतलब हुआ यूरोप देशों का जितना भी राजदूत था, सबका एक सम्मेलन किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसीलिए इसको नाम पड़ गया वियना कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब हो गया एक सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? वियना में। था कहाँ? ऑस्ट्रिया में। उसी को हम लोग कहते हैं वियना कांग्रेस। नेपोलियन कौन था? अभी हम लोग तुरंत आप लोग पढ़े थे कि फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमण के बारे में पढ़े थे। अब पढ़ते हैं कि नेपोलियन कौन था। आगे देखते हैं। नेपोलियन एक महान सम्राट था। सम्राट के मतलब होता है एक राजा। महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। किसने बना था? नेपोलियन ने। नेपोलियन एक महान सम्राट था। ठीक है। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। अगर आपसे कोई पूछेगा नेपोलियन कौन था? नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसका व्यक्तित्व, एक कार्य पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। एक ऐसा काम करता था कि पूरे यूरोप उससे प्रभावित हो गया। वह एक ऐसा काम करता था कि पूरे यूरोप उससे प्रभावित हो गया। देखिए, इतिहास के प्रभावित किया था उन्होंने एक बल पर 24 साल की उम्र में ही, मतलब समझिए कि 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन गया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसने युद्ध में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रिय हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतना आगे बढ़ गया कि पीछे मुड़कर देखने की संभावना ही नहीं बना, और पीछे मुड़कर देखा नहीं। और फिर क्या हुआ? उसने नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। किसने? नेपोलियन।
आपसे कोई पूछेगा कि नेपोलियन कौन था, तो नेपोलियन एक महान सम्राट था। नेपोलियन एक महान सम्राट था और 24 वर्ष की उम्र में ही सेनापति बन गया था। 24 वर्ष के सेनापति, और फ्रांस में बहुत बड़ा उसका योगदान था। उदारवादी से आप क्या समझते हैं? पॉइंट है कि उदारवादी से आप क्या समझते हैं। देखते हैं बाबू। उदारवादी लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। याद रखिएगा, उदारवादी जो है वह लातिनी भाषा के मूल्य पर आधारित है। उदारवादी शब्द जो होता है एक लातिनी भाषा के मूल शब्द पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आजाद। यानी उदारवादी के मतलब आप दिमाग में बसा लेना कि आजाद, जिसका अर्थ होता है आजाद। अब कह रहा है कि उदारवाद तेज बदलाव, मतलब आजाद, तेज बदलाव और विकास के प्राथमिकता देता है। उदारवादी का अर्थ होता है कि बदलाव और विकास पर ज्यादा बल देता है। अगर कोई कहता है कि यहाँ पर उदारवादी शासन है, तो उदारवादी शासन कहने के मतलब होता है कि उदारवादी का मतलब आजाद हो गया। एक काम क्या है, तो कह रहा है कि उदारवाद तेज बदलाव मतलब जल्दी बदल देने की चेष्टा करता है और विकास के प्राथमिकता देता है। मतलब क्लियर हो चुका है कि अगर कहीं उदारवादी नीति लग रहा है, अगर कहीं उदारवादी नीति लग रहा है तो समझ जाना कि उसमें विकास और विकास की प्राथमिकता देता है, जल्दी बदलाव की प्राथमिकता देता है उदारवादी। रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? ध्यान दीजिएगा। ऐसा राजनीतिक दर्शक परंपरा स्थापित संस्था और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे कहते हैं रूढ़िवादी। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर किया अभी, रूढ़िवादी क्लियर किया और उदारवादी क्लियर किया। तो रूढ़िवादी का मतलब होता है, रूढ़िवादी का मतलब होता है जो परंपरागत पर ध्यान दे। अब कहता है कि मेरा पिताजी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरा पूर्वज पहले ऐसे करता था, हम आप ऐसे कैसे करें। जैसे कभी काल देखिएगा किसी लोगों में विकास नहीं होने का मेन कारण होता है रूढ़िवादी नीति। रूढ़िवादी नीति किसी भी व्यक्ति में रहेगा तो वह विकास नहीं करेगा। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग को गाँव कहीं जो जादू टोना दिखाने आता होगा तो उसको पूछोगे कि तुम पढ़ता लिखता क्यों नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा कि मैं अपना परंपरा को लेकर चल रहा हूँ, मेरा पूर्वज ऐसे करता था तो मैं भी कर रहा हूँ। तो हम उसको रूढ़िवादी के नाम से देंगे। उदारवादी के नीति के क्या नाम से देंगे? जैसे सती प्रथा पहले था, बाद में उस सती प्रथा को हटा दिया गया, बाद में सती प्रथा को हटा दिया गया तो एक नए दौर में आया। ये नहीं कि पहले के जो लोग करते थे हम भी वही करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केसेस में हम उसको उदारवादी के नाम से जानेंगे। उदारवादी जो होता है ना, तेज जल्दी बदलाव, जैसे हम लोग अभी भी उदारवादी में चल रहे हैं, वो जल्दी बदलाव और प्राथमिक विकास की प्राथमिकता देता है। जैसे लेकिन अब कहीं मान लेते हैं कि धर्म की बात आ जाए, जो धर्म की बात आ जाए तो धर्म की बात जब हावी हो जाए तो हम उदारवादी नहीं रूढ़िवादी पर हम आ सकते हैं। अब धर्म की बात है तो लोग कहेंगे कि मेरा ऐसे होता है, नहीं इस धर्म के लिए ऐसे नहीं, कुछ बदलाव भी होना चाहिए युग के अनुसार, समय के अनुसार। लेकिन रूढ़िवादी क्या होता है, उदारवादी क्या होता है, ये आप देख चुके हैं, आगे देखते हैं। जैसे साइंस के हम दौर की बात करेंगे, साइंस के अगर दौर की बात करेंगे तो साइंस मेरा उदारवादी हो जाएगा, बशर्ते बगल पीछे की बात हम करेंगे तो वो रूढ़िवादी हो जाएगा। इस पर भी आप दिमाग लगा सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं। विचारधारा, विचारधारा से क्या तात्पर्य है से समझते हैं। कह रहा है कि एक शाखा मतलब एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक के दृष्टिकोण इंगित करने वाला विचारों का समूह को ही विचारधारा कहते हैं। मतलब कहता है कथी, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति सिर्फ चावल पसंद करता है, उसके साथ अगर 2-4 और व्यक्ति वो भी कहता है कि हम भी चावल पसंद करते हैं, तो हम इसी को विचारधारा कहते हैं। हम इसी को क्या नाम देंगे? विचारधारा। विचारधारा के मतलब होता है, विचारधारा का मतलब होता है कि एक समूह में जो व्यक्ति है, जो एक समाज में गांव वगैरह में व्यक्ति है, जो उसी के अनुसार चलता है, उसी को कहते हैं विचारधारा। विचारधारा फिर समझिएगा, एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाला विचारों को ही समूह को ही विचारधारा कहेंगे। जैसे आप कभी देखते होंगे कोई नेता वगैरह है किसी पार्टी से, मान लो कि किसी पार्टी कोई भी हो, ABCD पार्टी कोई भी हो, एक्चुअली नाम पार्टी को हम नहीं लेना चाहते हैं, ABC पार्टी है तो C का पार्टी है, C कुछ गलत कर लिया, इसका मान ले कि इसका C1 C2 C3 C4, एक्चुअली इसमें से कोई जो होगा वो इसका विरोध नहीं करेगा, इसके बात में बात को मिलाएगा, कहेगा नहीं ना ऐसे हुआ था तो ऐसे किए थे, तो बातों में बातों को जब मिलाएगा हम उसी को कहते हैं विचारधारा। देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना का शुरुआत फ्रांस से ही हुई, ये तो हम जान ही रहे हैं। ऐसा नहीं, पहले से भी था, यूरोप में पहले से वगैरह था, लेकिन ये फ्रांसीसी क्रांति में ज्यादा डाला बीज, उसको ज्यादा राष्ट्रवादी की भावना को वो दिया। नेपोलियन का शासनकाल,
जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया, जब नेपोलियन समझिएगा कि जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। प्रजातंत्र को हटाकर कौन सा तंत्र स्थापित किया? राजतंत्र। किसने? नेपोलियन ने। आगे देखते हैं, नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804, ये मेरा हेडिंग है, पॉइंट है, देखिएगा। इसमें कह रहा है कि नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता, इसमें कह रहा है कानून के, पहला है कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। किसके अनुसार? नेपोलियन के अनुसार। नेपोलियन एक नया नियम लाया जिसका नाम हो गया नागरिक संहिता। नागरिक संहिता में था क्या क्या, उस पर हम विचार करते हैं। कानून को समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, भू दायित्व एवं जागीरदारी शुल्क से मुक्त दिलाई। मतलब ये 3 पॉइंट पर उन्होंने विचार किया नेपोलियन ने। पहला क्या? कानून सबके लिए बराबर रहेगा, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा गया, मतलब उसमें संपत्ति जिसका वगैरह था वो सबको ही फिक्स कर दिया, उसमें कोई छेड़छाड़ न किया। भू जो लगान वगैरह जो शुल्क देते थे उसको मुक्त कर दिया, उसको फ्री कर दिया गया। किसने? नेपोलियन ने। तो अगर आपसे कोई पूछेगा नागरिक संहिता नेपोलियन लाया था, उसमें क्या क्या था, ये आप 3 पॉइंट देख लिए। आगे देखते हैं, जागीरदारी क्या होता है? जागीरदारी क्या होता है उस पर विचार करते हैं। इसके तहत किसानों, जमींदार और उद्योगपति द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसी को कहते थे जागीरदारी। जैसे आज हम भी लोग टैक्स कटाते हैं, टैक्स कटा के सरकार को टैक्स देते हैं, जमीन का वगैरह का सरकार को पैसा हम भी लोग अभी पे करते हैं हम लोग। तो वहां पर था उस समय, उसका स्थिति जो था जागीरदारी के नाम से जाना जाता था। इसमें क्या था, जब कोई किसान, उद्योगपति, कोई भी हो, अपना यहाँ भी देखना कि जब कोई व्यक्ति उद्योग करता है तो उससे पूछा जाता है कि लाइसेंस है कि नहीं आपके पास में, सरकार को टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आप, अपने यहाँ का भी बात यही है। उस समय उसके था, उसके तहत किसानों, जमींदार और उद्योगपति द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा यानी कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप समाज 2 वर्गों में विभाजित था। कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग थे, जो शासन के साथ सेना का उच्च पदों पर थे। कब? याद रखिएगा, कहता है कि 16वीं शताब्दी से पहले यूरोप के समाज 2 वर्गों में विभाजित था। पहला था कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग, और जो शासन के साथ सेना को भी पद। दूसरा है निम्न वर्ग, जो कृषक वर्ग आते थे, जो शोषित थे। बीच में एक और वर्ग जुड़ गया जिसमें मध्य वर्ग के नाम से जाना गया। लेकिन याद रखिएगा, सबसे बेसी जो था वो कुलीन वर्ग ही था। आगे देखते हैं, वियना सम्मेलन क्या था? वियना एक ऑस्ट्रिया के राजधानी, आप वियना के नाम से समझते थे, वियना कांग्रेस। नेपोलियन के पतन के बाद, नेपोलियन का पतन हो गया, सुनिएगा, पतन के बाद यूरोप के विभाजीय शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्र हुए, जिसमें वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और आपसे कोई पूछेगा कि वियना सम्मेलन है क्या? वियना सम्मेलन है क्या? जब नेपोलियन का पतन हो गया, क्योंकि नेपोलियन तो अपने सामने किसी को लगाने दिया नहीं, वो अपने सामने एक बहुत ही कर्मठ और योग्य सम्राट था और सेनापति भी था, वो अपने सामने किसी को नहीं लगाने दिया। अब क्या हुआ, जब नेपोलियन का पतन हो गया, मामला खत्म उनका हो गया, उस केस में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सब एकत्रित हुआ, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? देखिएगा, इसका उद्देश्य था कि फिर से पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। मतलब जब नेपोलियन का पतन हो गया, उसके बाद वियना में एक सम्मेलन हुआ, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना था। 1815 में एक सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन में यह कहा गया कि नेपोलियन ने जितना जो भी नियम बदला था, नियम क्या क्या बदले थे, तो नियम जो बदले तो हम आपको दिखा रहे हैं, याद रखिएगा। उन्होंने जो नियम बदले, क्या क्या बदले देखेंगे। जो ये सब नियम जो बदले थे, कितना नियम बना था, जैसे प्रजातंत्र थे, राजतंत्र ले आए थे, उसके बाद नागरिक संहिता लाए थे वगैरह, बहुत सारा काम उन्होंने किया था और ये सब चीज को बांटे थे। उसके बाद जो लाए थे, तो उसी का उद्देश्य था ही कथी क्या था
कि इस सम्मेलन का मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक कर रहे थे। सम्मेलन द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस से पुरातन व्यवस्था को स्थापित किया गया। मतलब कहा गया कि मेटरनिक ने जो भी नए नियम कानून लाए थे, जो भी लाए थे, सबको खत्म कर दिया है, फिर से वही व्यवस्था बनाया जाए जो पहले से व्यवस्था था। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत, देखिए फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुरातन पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वीं फ्रांस के राजा बन गए। अब यहां पर क्या हुआ कि कहा गया कि इटली, जर्मनी और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू हो गया। हमको पढ़ना है स्पेशल फ्रांस के बारे में, ज्यादा हमको पढ़ना है, तो इसमें स्पष्ट कहा कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया और लुई 18वीं फ्रांस के राजा बना। तो अगर नेपोलियन के पतन के बाद फिर फ्रांस में जो पुनः व्यवस्था लागू कर दिया गया और बुर्बो वंश का स्थापना पुनः किया गया और उसका जो राजा बना, कौन बना? लुई 18वीं बना, उसका राजा। अब आते हैं मेटरनिक युग। मेटरनिक युग क्या था सुनिएगा। 1815 में वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत हो तथा मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया था, क्योंकि मेटरनिक के ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था। एक्चुअली वो चाहता था कि नेपोलियन जो भी अपने शासन में जो बदलाव किया, चेंजिंग किया, उसको पुनः स्थापित करना था, क्योंकि उसका एक कट्टर विरोधी था। किसने? मेटरनिक ने। आपको मेटरनिक युग 1815 से शुरू हो रहा है, तो आपसे कोई पूछेगा कि मेटरनिक युग शुरू कब से हुआ? 1815 से। कैसे? तो नेपोलियन के पतन के बाद मेटरनिक युग का शुरू होता है। और फ्रांस में भी यह पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया गया और वहां पर बुर्बो राजवंश को पुनः लाया गया और वहां का जो राजा बनाया गया वो लुई 18वीं को ही बनाया गया था ना। लुई 18वीं को बनाया गया था। आगे देखेंगे तो मेटरनिक युग 1815 से शुरू हो रहा है। फिर देखिएगा मेटरनिक युग की शुरुआत हुई जो 1848 तक चलती रही और 1815 से 1848 काल को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मेटरनिक का युग, जो मेटरनिक का जो काल चला, मेटरनिक का जो भी काल चला 1815 से लेकर 1848 तक मेटरनिक का युग चला, जो उसके बाद उसका युग खत्म हो गया। आगे चलते हैं। जुलाई 1830 की क्रांति। हम मेटरनिक की बात करते हैं तो मेटरनिक युग की हम बात फिर से करेंगे तो 1815 से लेके याद रखिएगा 1848 तक मेटरनिक युग चला था। लेकिन उसी बीच में 1830 में क्रांति हुआ जिसको नाम हुआ जुलाई की क्रांति। अब आपसे कोई पूछेगा कि एक्चुअली जुलाई की क्रांति जो मेटरनिक युग के ही अंतर्गत आता था। अब क्या था इसमें, हम इस पर विचार करते हैं, देखेंगे आगे। इस क्रांति का मुख्य कारण था लुई 18वीं द्वारा किया गया सुधारों का साथ छेड़छाड़ करना तथा चार्ल्स 10वीं का निरंकुश होना तथा उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को भावना को दबाने का कार्य किया। यानी कह रहा है स्पष्ट है कि जुलाई 1830 की क्रांति जो हुआ लुई 18वीं द्वारा किया गया सुधारों को साथ छेड़छाड़ करना था। मतलब स्पष्ट है कि साथ इस क्रांति का मुख्य कारण लुई 18वीं द्वारा किया गया सुधार के साथ छेड़छाड़ करना, साथ चार्ल्स एक्स का निरंकुश होना। उसके बाद क्या था? चार्ल्स 10वीं जो था वो निरंकुश होना था। मतलब स्पष्ट करेगा लुई 18वीं जो भी सुधार छेड़छाड़ किया और सुधार में छेड़छाड़ किया उसका विरोध लोग कर रहे थे। उसके बाद चार्ल्स 10वीं का निरंकुश होना भी था। मतलब दो कारणों यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। पहला दिखाई दे रहा है कि याद रखिएगा कि लुई 18वीं द्वारा किए गए सुधारों के साथ छेड़छाड़, जो लुई 18वीं जो भी सुधार किया था उसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ सो, तथा चार्ल्स 10वीं का निरंकुश होना था। ये दो पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट रखता है। उसने फ्रांस में उभरे रही राष्ट्रीयता को भावना को दबाने का काम किया। मतलब राष्ट्र के प्रति लोगों को जो भावना था उसको दबाने का काम किया। उसके द्वारा पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया गया। पोलीग्रेक जो था समान नागरिक संहिता को कर दिया खत्म, जिसे नेपोलियन ने लाया था। समान नागरिक संहिता नेपोलियन की लाया हुआ था, उसको खत्म कर दिया, है ना, खत्म कर दिया। अभी जाति तथा उच्च वर्गों को विशेष अधिकार से विभूषित किया गया। समस्या यह है कि नेपोलियन ने कहा था कि सब एक समान हो, उसके उनका तो यह भी था कि हम जाति वर्ग को रोड पर ला दिए थे जो उच्च जाति के वर्गों के थे। नेपोलियन ने फिर उसका विभूषित किया, फिर उसको महत्व दे दिया गया। आगे देखेंगे। इसके कारण सुधारवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया और चार्ल्स 10वीं ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश कानून को द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी और फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से
जानते हैं। मतलब नेपोलियन जो भी काम किया टोटल को यहां पर छेड़छाड़ कर दिया गया। उसमें उस समय लोगों को लगा कि भाई हमको कुछ मिल रहा है, मेरा अधिकार मिल रहा है, लेकिन यहां पर तो हर चीज को विरोध किया गया, इसलिए गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध के मतलब होता है कि घर में, अपना देश में अपने आप में सब लड़ना शुरू कर दिया, एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया और यह क्रांति बन गया 1830 की क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति। आगे देखते हैं इसका परिणाम क्या हुआ। चार्ल्स 10वीं राजगद्दी छोड़कर इंग्लैंड पलायन कर गया, भाग गया। उपाय नहीं है भाई, जो मिठाई लोग खा लिया उसको फिर आप नमक खिला रहे हैं ना। ये नेपोलियन ने जितना अच्छा अधिकार दे दिया उसको आप गला घोट रहे हैं तो मानेगा? नहीं मानेगा, संभव ही नहीं था। एक गद्दी छोड़ के बेचारे भाग गए, उपाय नहीं था, हम भाग गए, उपाय नहीं चला ही नहीं तो भाग गए। इस प्रकार फ्रांस में बुरो वंश के शासन का अंत हो गया। फिर देखो बुरो वंश के शासन का अंत हो गया और बुरो वंश के स्थान पर आयलैंस वंश की शासन लुई फिलिप को शासन बनाया गया। मतलब 1830 की क्रांति में बुर्बो राजवंश का शासन खत्म हो गया। क्या रीजन था? रीजन यही था कि नेपोलियन ने जो भी लाए थे टोटल के खिलाफ काम किया गया था यहां पर, और यहां पर जो जनता वहां का जो था वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहने का विरोध किया, गृहीत हो गया और अंत में बुर्बो राजवंश समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और उसके बाद आलियंस वंश के शासन हुई जिसका शासक बना लुई फिलिप। आगे बात करते हैं 1830 की क्रांति का प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ा उस पर विचार करते हैं। इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त किया। इस क्रांति ने अन्य देशों जैसे यूनान, पोलैंड, हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता तथा एकीकरण के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। जब ये आंदोलन हो गया, तो यही आंदोलन देख के यूनान, पोलैंड, हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता के एकीकरण का आंदोलन शुरू हो गया। सब कहा कि नहीं, हम भी स्वतंत्र होंगे, हमें भी राष्ट्र की भावना जगना चाहिए। कौन सा क्रांति? जुलाई 1830 की क्रांति से। अब फिर क्रांति एक आया 1848 की क्रांति। देखिए एक जो था 1815 से लेके 1848 तक मेटरनिक युग को माना जाता था। अंत में है, देखिए अंत स्थिति में ही हम आ रहे हैं। यह क्रांति देखेंगे, यह क्रांति अलायंस वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुई। ये क्या किए? ये भी गलती किए हैं क्या? देख लेते हैं इनको भी। इस क्रांति का मुख्य कारण जो स्वरमीन माध्यम वर्गीय नीति को समाप्त कर तथा गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया। मतलब लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को साथ रखना पसंद किया। तो अब देख लो, फिर यहां पर देखो नेपोलियन ने सबसे पहले उसी को हटाए थे, उसके बाद बुर्बो राजवंश उसी को दिया, वर्चस्व दिया, उसी को अधिकार दिया, फिर ये भी वही काम करने जा रहे हैं। अब देखेंगे लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों को साथ रखने का पसंद किया जिसकी संख्या बहुत कम थी। अब भाई इसकी संख्या कम है और गरीब की संख्या है, वो तो हावी होगा ही होगा तुम पर। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। वो नहीं चाहता था कि सामाजिक सुधार हो, संविधान कानून वगैरह में कुछ बदलाव हो, कुछ सुधार हो। वो इस चीज को चाहता ही नहीं था, वो इस चीज को घोर विरोध करता था। आगे देखते हैं, लुई फिलिप के विदेश नीति अच्छी नहीं थी। इसके शासन काल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो को आलोचना होने लगे। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थिएट के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने के मजबूर किया गया। किसने किया था? याद रखिएगा 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थ्रियस के नेतृत्व में भोज का आयोजन किया गया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया और 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। इसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और कम से अधिक काम किया और काम के अधिकार गारंटी दी। मतलब जब लुई यानी इसके देखिएगा, जब लुई फिलिप भी गद्दी छोड़कर जब भाग गया
उसके बाद एक अच्छा सिस्टम हमको लगा, एक उसने क्या, असेंबली, नेशनल असेंबली ने कहा कि 21 वर्ष से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो मतदान करेगा, मतदान करके अपना मन का सरकार चुनेगा। उसके बाद काम के लिए गारंटी दिया गया कि नहीं, कितना देर से कितना काम होगा उसके गारंटी दिया गया इस 1848 क्रांति के लिए। अब देखेंगे 1848 क्रांति का प्रभाव क्या, इफेक्ट क्या क्या हुआ। देखिए, इस क्रांति ने सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, मतलब जो पहले की व्यवस्था था वो पूरा अंत खत्म कर दिया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित हुए 1848 की क्रांति से। देखेंगे, अब आते हैं इटली के एकीकरण। देखते हैं इटली के एकीकरण। देखते हैं इटली के एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इटली के एकीकरण थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो अच्छे समझ जाइएगा भाई हमारा। ठीक, इटली के एकीकरण का अर्थ है एकजुट होना। और आपसे कोई पूछेगा कि इटली का एकीकरण का मतलब होता है एकजुट होना। इटली के एकीकरण में बहुत सारे धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं थी। मतलब धार्मिक था ही था, वो धर्म वाला चाहता था कि हमारे आधार पर, राजनीतिक चाहता था कि हमारे आधार पर, भौगोलिक जो क्षेत्र वाला था, जो होता था ना कि लिमिट से यहाँ से यहाँ, उसके यहाँ से, वो कहता था कि मेरे आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक समस्या भी मौजूद थी। साथ ही विदेश राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया का भी हस्तक्षेप था। इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हस्तक्षेप किए हुए था। इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवादी को बढ़ावा दिया। नेपोलियन तो आप समझ ही रहे, इनके बारे में परिचय के मोहताज भी नहीं है। नेपोलियन के पतन 1814 के बाद, 1814 में पतन हुआ तो 15 में कौन आया था पता है, मेटरनिक। इसका वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली के पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के दो राज्यों में पीडामाउ और सिडनिया में एकीकरण कर दिया। मतलब जब 1814 में के बाद वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली के पुरातन व्यवस्था लाने के उद्देश्य से, पहले के व्यवस्था पुरातन व्यवस्था लाने के उद्देश्य से इसको दो राज्यों में बांट दिया, पिरामाउड और सिडनिया के। इसी प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय हो चुका था। यहां 1820 में नागरिक आंदोलन भी हुआ था। इटली के एक गुप्त दल कार्बोनरी का गठन राजतंत्र के समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, जो छापामारी युद्ध करती थी। यानी आपसे पूछेगा कार्बोनरी थे। इटली में एक गुप्त दल था, इटली में गुप्त दल था जो एकीकरण चाहता था। वो गठन राजतंत्र को समाप्त करना था, उसको राजतंत्र को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था, जिसको छापामार युद्ध करती थी। उसका नाम था छापामार युद्ध करना। ठीक है, फ्रांस के 1830 की क्रांति इसको प्रभावित होकर इटली भी नागरिक आंदोलन शुरू, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा दबा दिया जाता था। मतलब जिस तरह से फ्रांस में जो क्रांति हुआ उससे इटली भी अछूता ना जाए, वहां भी राष्ट्रवाद की भावना जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर उसको दबा देता था। नागरिक आंदोलन का उपयोग कर मेजनी उत्तरी तथा मध्य इटली के एकीकरण कर एक गणराज्य बनाना चाहता था। मतलब मेजनी वो इसको इटली को एक गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक आंदोलन को दबा दिया। मेटरनिक ने फिर इसको दबा दिया। फलस्वरूप मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा और मेजनी को कार्बोनरी दल का सदस्य था। और आपसे कोई पूछे कार्बोनरी दल का सदस्य कौन था, मेजनी था। अंत में मेजनी को पलायन करना पड़ा और मेजनी चाहता था कि इटली के एकीकरण हो, लेकिन उसको दबाता कौन था, मेटरनिक दबाता था। कार्बोनरी का काम क्या था, जो छापामार युद्ध करता था। इटली के एकीकरण के लिए मेजनी का क्या योगदान था उसके बारे में समझते। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारकों के समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी ने आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। आदर्शवादी गुण ज्यादा था, व्यवहारिक का मतलब हुआ कि मतलब हम लोग कोई व्यवहार से है कि हाँ छोड़ दो इसको, गलती की, ऐसा नहीं। वो नियम कानून से चलने वाला व्यक्ति था। 1831 में उसने यंग इटली की संस्थापना की, जिसमें नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। मतलब उन्होंने यंग इटली का स्थापना जो किया था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो इटली तक विदेशी हस्तक्षेप समाप्त हो इटली से, और यंग इटली संयुक्त गणराज्य स्थापित करना उनका उद्देश्य था। किसका, मेजनी का। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप में चल रहे ऑस्ट्रिया आंदोलन को प्रोत्साहित किया। और 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया को छोड़कर जाना पड़ा। मेटरनिक को ऑस्ट्रिया को छोड़कर जाना पड़ा। कब, 1848 में, क्योंकि उसका युग ही था। इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हो गया। मेजनी पूरे इटली को एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन सिडनिया पीडामाउ का शासक चार्ल्स
एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। मतलब समझ जाओ, ये मेटरनिक भाग गया, मेटरनिक चला गया, तो उसके बाद इसके बाद इटली के राजनीतिक में पुनः मेजनी का आगमन हो गया, आ गया। मेजनी पूरे इटली को एकीकरण करना चाहता था, मतलब पूरे इटली को एकीकरण करना चाहता था, है ना। लेकिन सरडेनिया पीडामाओ का जो शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सही प्रांतों को विलय चाहता, मतलब जो सरडेनिया पीडामाओ का जो शासक था वो सोचा कहते पूरा इटली हम ही में आके समा जाए और हम ही पूरा इटली हो जाए, ये चाहता था। पोप इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था। अब देखो, सरडेनिया पीडामाओ के शासक कहता था कि इटली हम में आ जाए, पोप कहता था कि धर्म के आधार पर इटली के एकीकरण हो जाए। इस तरह विचारों को टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने के लगा, जिससे सरडेनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट के पराजय हो गए। मतलब अपना में ही सब झगड़ा करने लगा। इस सरडेनिया के चांसलर पीडामाओ का शासक चाहता था कि इटली हमारे माध्यम से हो जाए, पोप चाहता था हमारे माध्यम से। इसी बीच में ऑस्ट्रिया ने आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया, इटली पर धावा बोल दिया, तो इटली कुछ हिस्सा को ले लिया और इटली का पराजय हो गया। मामला यहां पर फिर खत्म हो चुका था। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया और इस प्रकार मेजनी को पुनः हार हुई और वह पलायन फिर कर गया, फिर मेजनी चला गया। अब देखेंगे इटली के द्वितीय चरण क्या था, तो उस पर विचार करते। पहला चरण तो फेल हो गया, मेजनी जहां तक प्रयास किए, सतत प्रयास, लेकिन वो सफल हो नहीं पाए। आगे फिर बात करते। इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर इमैनुएल, काउंट काबूर तथा गैरिबाल्डी का अहम भूमिका था। ये तीन व्यक्ति का, विक्टर इमैनुएल, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। तो विक्टर इमैनुएल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1848 तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल रहा। किसने किया था? मेजनी ने किया था। इटली में सरडेनिया पीडामाओ का नया शासक विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारक धारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। मतलब उसके बाद विक्टर इमैनुएल वहां के राष्ट्रवादी विचारधारा था और शासक बना। अपनी नीतियों के लागू करने के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया था? विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया था। काबूर एक सफल कूटनीतिक राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। क्लियर हो गया, काउंट काबूर ने पकड़ लिया। काउंट काबूर ने बात को पकड़ लिया कि अगर इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है, इटली का एकीकरण नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ कि इसमें सबसे बड़ा बाधा जो है कौन है? ऑस्ट्रिया है। ये किसने पकड़ा था? काउंट काबूर ने। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती किया। याद रखिएगा, उन्हें ऑस्ट्रिया को हराने के लिए, उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती किया। किसने किया? काउंट काबूर ने। दोस्ती का हाथ बढ़ाया और क्रीमिया के युद्ध में 1853 से 54 में फ्रांस के आग्रह के बिना ही शामिल हो गया। कहने का मतलब क्या है कि काउंट काबूर, एक्चुअली याद रखिएगा, काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, लेकिन ऑस्ट्रिया से फरियाने की स्थिति में था नहीं। उन्होंने फ्रांस से हाथ मिलाया और क्रीमिया का जब युद्ध हुआ उसमें बिना फ्रांस को बुलाए हुए भी, मतलब फ्रांस उसको बुलाया नहीं इटली को, फिर भी पहुंच गया, कहा कि हम आपको मदद करते हैं, बिना बुलाए ही उसमें चला गया, शामिल हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पीडामाओ को भी बुलाया गया। जब युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के पीडामाओ को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया। जब सम्मेलन हुआ तो उस समय काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया का जब इटली में ऑस्ट्रिया बार-बार आकर हस्तक्षेप करता उसको गलत बताया। किसने बताया था? काबूर ने। इसके इटली के समस्या को संपूर्ण यूरोप को समस्या बना दिया। उन्होंने कहा कि ये इटली की समस्या नहीं है, पूरी यूरोप की समस्या है। किसने खड़ा कर रहा है? ऑस्ट्रिया ने खड़ा कर रहा है। फ्रांस के शासक नेपोलियन ने काबूर को एक संधि के तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडामाओ को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यही तो चाहते थे ना इटली के, यही तो काबूर चाह रहे थे। 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया तथा पीडामाओ में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतार दिया। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली में रोम तथा वेनिसिया के छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को शासक मान लिया। अब देखें गैरिबाल्डी का क्या योगदान था से देखें। हम लोग अभी तक विक्टर इमैनुएल ने प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री काउंट काबूर को किया उसके बारे में पढ़े। अब देखते हैं गैरिबाल्डी का इसमें क्या योगदान था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक और मेजनी के विचारक के समर्थक थे। मतलब मेजनी तो बहुत प्रयास किए लेकिन हुआ नहीं, उसी के समर्थन में होता था कि लेके चलेंगे। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों के साथ सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिक को लेकर इटली के प्रांत
सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इस रियासतों को अधिकांश जनता का बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी के समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने यह गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां के सत्ता संभाल ली। मतलब वहां के जनता त्रस्त तो था ही था, उसके गैरिबाल्डी का समर्थन किया और गैरिबाल्डी ने वहां का सत्ता संभाल भी लिया। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई, जो काबूल के इसका विरोध किया। इसी बीच गैरिबाल्डी को भेंट काबूल से हुआ। मतलब अब जो गैरिबाल्डी था रोम पर आक्रमण का, उस समय रोमे पर सब आके मिल गया था ना, तो रोम पर योजना बनाया। काबूल ने कहा कि ये क्या कर दिए आप भाई, हम तो सबको मिला के रोम में लाए और आप फिर कर रहे हैं उस पर जाके हमला बोलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन दोनों आदमी का जब बीच में वार्तालाप हुआ तो उनका समर्थक बन गया और रोम पर अभिनय योजना का त्याग दिया। कहा कि नहीं, हम नहीं करेंगे। दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र को भी बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। कहा कि आप चलाइए, कोई दिक्कत हमको नहीं। उसके समर्थक था कि वो भी अच्छे थे। गैरिबाल्डी बिना शर्त के अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम पर कर दिया, साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगे। 1862 में गैरिबाल्डी के मृत्यु के बाद रोम और तथा वेनेसिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण के विक्टर इमैनुएल ने स्वयं किया और 1870 से लेकर 71 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुएल ने इस परिस्थितियों का लाभ उठाया और इमैनुएल ने पोप को राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया, रोम को। अब देख, इस प्रकार 1871 तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हो गया, यानी इटली का एकीकरण हो गया। अब जर्मनी का एकीकरण, तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।